6 नवंबर 2018 राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 के पास बसे एक शांत से गांव आसस की झाड़ियों में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने शव देखकर तुरंत अपने ग्राम प्रधान को सूचना दी। ग्राम प्रधान ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही देर में फतेहपुर सदर थाना, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गया। जांच शुरू हुई। सबके पास के इलाके की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन युवक की पहचान से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। पोस्टमार्टम में सामने आया कि मृतक के गले और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। स्पष्ट था उसे बेरहमी से पीटने के बाद गला दबाकर हत्या की गई थी। लेकिन यह युवक कौन था? फतेहपुर पुलिस ने पूरे जिले के थानों को अलर्ट किया। शव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई। उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो उसे पहचान लेगा, पर कई दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। शव को मोर्चरी में रखा गया, डीएनए और बिस्रा सुरक्षित किया गया, पर जब कई हफ्तों तक कोई दावेदार सामने नहीं आया, पुलिस ने उसे अज्ञात और लावारिस शव मानते हुए अंतिम संस्कार करवा दिया और धीरे धीरे यह केस फाइलों के ढेर में दब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मर्डर के करीब 10 महीने बाद राजस्थान से करीब 900 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के देहरादून में एक और दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यह महज एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिससे न सिर्फ देहरादून बल्कि राजस्थान में मिले उस अज्ञात शव की भी पहचान हो सकी। जांच में खुलासा हुआ, कातिल ने दोनों मर्डर को अंजाम देने से पहले टीवी और इंटरनेट पर क्राइम शोज देखकर फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। लेकिन अब राज खुलने का वक्त आ चुका था। एक ऐसी साजिश सामने आई जिसने पुलिस, परिवार और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो कौन था वो अज्ञात युवक? देहरादून और राजस्थान की इन दो हत्याओं के पीछे क्या था कनेक्शन, और आखिर किसने रचा था ये सातिर प्लान? वेलकम टू द शो। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और आप देख रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। 29 अगस्त 2019 की रात देहरादून पुलिस को नेहरू कॉलोनी में एक परिवार पर गोली चलने की सूचना मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बुटीक चलाने वाली कामना रोहिला अपने घर के बेड पर खून से लथपथ मृत पड़ी थी। उसके सिर में गोली लगी थी। वहीं उसका पति अशोक गंभीर रूप से घायल था। पुलिस ने अशोक से पूछा यह सब कैसे हुआ और किसने किया, तो अशोक ने पुलिस को बताया, रात करीब 11:30 बजे मेरी बुआ का बेटा अजय वर्मा अपने 2 दोस्तों के साथ मुझसे मिलने के लिए आया था। बातचीत के दौरान मैं पानी पीने के लिए किचन में चला गया। तभी बेडरूम से गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही मैं दौड़कर बेडरूम में पहुंचा तो कामना बेड पर मृत पड़ी थी। उसी वक्त अजय ने मुझ पर भी गोली चला दी और घर से भाग गया, लेकिन गोली मेरे पेट को छूकर निकल गई और मैं किसी तरह बच गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने पहले अशोक का इलाज करवाया और फिर कामना रोहिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। अजय वर्मा देहरादून के ही रायपुर क्षेत्र में रहता था। अशोक ने पुलिस को यह भी बताया कि अजय कुछ समय से राजस्थान के सीकर जिले में नौकरी कर रहा था। पुलिस ने अजय वर्मा की देहरादून में काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर 8 सितंबर 2019 को पुलिस की एक टीम अजय की तलाश में राजस्थान सीकर जिले के फतेहपुर थाने पहुंची। फतेहपुर सदर थाने में पूछताछ करने पर देहरादून पुलिस को एक बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी मिली। जिस अजय वर्मा को वे कामना रोहिला के मर्डर केस में देहरादून और राजस्थान में तलाश रहे हैं, वह अजय वर्मा तो मर चुका है और उसका शव 6 नवंबर 2018 को मिला था, जिसका 10 महीने पहले फतेहपुर पुलिस अंतिम संस्कार भी कर चुकी है। यानी 6 नवंबर 2018 को फतेहपुर क्षेत्र की झाड़ियों में जो अज्ञात युवक का शव मिला था वह किसी और का नहीं बल्कि देहरादून निवासी अजय वर्मा का था, जिसे देहरादून पुलिस 10 महीने बाद कामना रोहिला की हत्या के आरोप में ढूंढ रही थी। फतेहपुर पुलिस से सारे दस्तावेज, अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके शव की तस्वीरें लेकर देहरादून पुलिस वापस लौट आई। देहरादून पहुंचकर पुलिस ने अजय के शव की तस्वीरें उसके परिजनों को दिखाई तो उन्होंने उसकी शव अजय के रूप में कर ली। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो व्यक्ति 10 महीने पहले ही मर चुका है, उस पर उसके मामा के लड़के अशोक ने अपनी पत्नी की हत्या का आरोप क्यों लगाया। चूंकि अशोक खुद घायल था और उसके पेट में गोली लगी थी, इसलिए पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के उस पर सीधे आरोप नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन शुरुआत से ही पुलिस को अशोक के बयानों पर शक हो रहा था, इसलिए पुलिस ने अशोक की कॉल डिटेल खंगाली
उसमें से 3 ऐसे नंबर मिले जिन पर वह सबसे ज्यादा बात करता था। ये नंबर मेरठ निवासी दीपक, गौरव और परवेज के थे। पुलिस ने अशोक से इनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये उसके स्कूल के दोस्त हैं। लेकिन कॉल रिकॉर्ड में एक बात बहुत ही अजीब निकली। अपने दोस्त अशोक की पत्नी के मर्डर की खबर मिलने के बाद भी इन तीनों ने ना तो अशोक को कोई फोन किया और ना ही उससे मिलने देहरादून आए थे। इसी शक के आधार पर पुलिस ने दीपक, गौरव और परवेज को हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान तीनों ने एक ऐसा राज उगला जिसे सुनकर पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। कामना रोहिला और अजय वर्मा के मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद कामना का पति अशोक ही था। अब पुलिस को यह पता लगाना था आखिरकार अशोक ने अपनी पत्नी और ममेरे भाई अजय वर्मा की हत्या की साजिश क्यों रची थी। साल 2008 में अशोक ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और मेरठ से देहरादून आ गया। देहरादून आने के बाद अशोक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करने लगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते वक्त एक लड़की के द्वारा अशोक की मुलाकात कामना रोहिला से हुई, जो नेहरू कॉलोनी के पास माता मंदिर रोड पर एक बुटीक चलाती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और साल 2014 में अशोक और कामना ने कोर्ट मैरिज कर ली। परिवार की सहमति भी मिल गई। शादी के बाद कामना अपने बुटीक और अशोक अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहने लगा। 1 साल बाद कामना ने एक बच्चे को जन्म भी दिया। अशोक और कामना का पारिवारिक जीवन ठीक चल रहा था। दोनों ने मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग बैंकों से करीब 50 से 60 लाख रुपए का लोन भी लिया। लोन के सिलसिले में बैंक का एक कर्मचारी बार बार घर आने लगा, जिसके चलते अशोक कामना पर शक करने लगा। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगे, मगर दोनों अलग नहीं हुए बल्कि साथ साथ ही रहते रहे। शक और तनाव धीरे धीरे नफरत में बदल गया। अशोक ने मन ही मन अपनी पत्नी कामना के मर्डर का ही प्लान बना लिया। दोनों ने मिलकर अलग अलग बैंकों से जो लोन लिया था उसमें ज्यादातर लोन कामना के नाम पर ही था। अशोक ने प्लान बनाया कि अगर कामना को मार दिया जाए तो वह इन किस्तों से भी बच जाएगा। अशोक 1.5 साल तक टीवी और इंटरनेट पर क्राइम शो देखकर कामना के मर्डर की प्लानिंग करने लगा। फाइनल प्लान बन जाने के बाद अशोक ने अजय वर्मा को मोहरा बनाने का फैसला किया, जो उसकी बुआ का ही बेटा था। दरअसल अशोक एक हत्या के आरोप में जेल गया था और करीब 1 साल बाद जेल से बाहर आया था। जेल से छूटने के बाद अजय नशे का आदी हो गया था, जिसके चलते घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद अजय अशोक और कामना के घर उनके साथ रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद कामना ने अजय के घर में रहने को लेकर ऐतराज जताया तो अजय ने घर आना बंद कर दिया। लेकिन अजय अशोक से घर के बाहर मिलता रहा। इसलिए अशोक ने प्लान बनाया कि अगर पहले अजय का मर्डर करके उसे गायब कर दिया जाए तो कोई भी उसकी तलाश नहीं करेगा, क्योंकि अजय को उसके घर वालों ने पहले ही बेदखल किया हुआ है। और फिर कुछ दिन बाद कामना का मर्डर करके उसका इल्जाम अजय पर लगा दिया जाए तो पुलिस कभी अजय को ढूंढ ही नहीं पाएगी, क्योंकि अजय पहले ही मर चुका होगा। 3 नवंबर 2018 को अशोक ने अपने जन्मदिन पर अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। अशोक ने अपने जन्मदिन की पार्टी देने के बहाने अशोक को सैधारा रोड पर अपने दोस्त के घर बुलाया, जहां उसके दोस्त दीपक, गौरव और परवेज पहले से मौजूद थे। पार्टी के दौरान अशोक ने अजय को झांसा दिया और कहा कि मेरे ये दोस्त राजस्थान में नौकरी दिला देंगे और तू इनके साथ राजस्थान चला जा। अजय को नौकरी का सपना दिखाकर अशोक ने उसी रात दीपक, गौरव और परवेज के साथ राजस्थान भेज दिया। राजस्थान ले जाने के बाद तीनों ने पहले अजय को काफी शराब पिलाई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को फतेहपुर के पास आसस गांव की झाड़ियों में फेंककर वहां से फरार हो गए। अजय की हत्या कर देने के बाद अशोक ने पूरे 10 महीने तक अजय को जिंदा बताया। हर किसी से यही कहता रहा कि अजय राजस्थान में नौकरी कर रहा है। और फिर 10 महीने बाद 29 अगस्त 2019 की रात को अशोक ने अपनी पत्नी कामना रोहिला का मर्डर करके अपने इस खौफनाक प्लान को अंतिम रूप दिया और हत्या का आरोप 10 महीने पहले मर चुके अजय पर लगा दिया। लेकिन पुलिस जांच में अशोक का यह प्लान फेल हो गया और इस प्लान में शामिल सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए।